सबसे पहले तो देखो भाई, जो चार सब्जेक्ट हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी। सबसे हार्ड लगता है फिजिक्स। अब देखिए, लास्ट मोमेंट्स पर जब एग्जाम आने वाले हैं, हार्डली बहुत कम टाइम बचा है आपका, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है वो समझिए। एक तो भाई आपको नीट में सिलेक्शन लेना है। पहली बात, पहली इंपॉर्टेंट बात, फिजिक्स में पास होना है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में पीएचडी करनी है। जब फिजिक्स में पीएचडी करना नहीं है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न, तो फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से, ऐसा नहीं कि सारी कॉपियां, सारी किताबें, जो भी विच एवर आपके पास फिजिक्स की है वो लेकर बैठ गए और उनको रिवाइज कर रहे हैं। सिलेक्शन लेना है अपने को, पीएचडी नहीं करना है। तो पहली और इम्पोर्टेंट बात आपकी, बच्चों, सबसे पहले जस्ट रीड द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इम्पोर्टेंट टॉपिक, और कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं फिजिक्स में वो मैं आपको बताऊंगा आज। ऐसा नहीं है कि पेपर देने जाते हैं तो भी रात काली करते हैं पूरी, और पूरे स्ट्रेस में हो जाते हैं, आते जाते भूल जाते हैं। तो केवल और केवल आपको ध्यान देना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान देना। केवल केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके और कॉन्सेप्ट्स, उन पर ध्यान देना है। दोबारा मैं याद दिला दूं आपको, नीट में सिलेक्शन लेना है। और कुछ नए बच्चे जुड़े हैं, चैट बॉक्स में अपना नाम लिख के दिखाओ, हेलो करो, गुड मॉर्निंग। पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप्स है आपकी, रिवाइज नोट्स। नोट्स का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे तो बहुत ही स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट बोले तो किसी दूसरे के, भाई तेरे नोट्स की फोटो कॉपी करवा लेता हूँ। संदीप अभी बता दें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। एक एक टॉपिक का एक एक पार्ट बताएंगे, उस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे, है ना। सुनो, आपके खुद के जो हैंडमेड नोट्स हैं उन पर ध्यान देना, क्योंकि सबके लिए इजी और हार्ड अलग अलग होता है। हाँ या ना। हाय राहुल, राहुल जुड़ रहे। राहुल कितना जल्दी आए हो आप क्लास में? ऑफलाइन क्लास में भी ऐसे आते थे क्या? राहुल चिंता नहीं करेंगे, इंग्लिश हिंदी का ये हेडिंग है। मैं किस में बोल रहा हूँ? हिंदी में बोल रहा हूँ, है ना। और दूसरा क्या होता है, कई बार बच्चे होते हैं बस वर्ड टू वर्ड
मेमोराइज करते हैं, डोंट मेमोराइज वर्ड टू वर्ड, शब्दों को नहीं रटना। टॉपिक में बताऊंगा, पहले इन मेन बातों को समझ लीजिए। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, बायो हो, कोई और सब्जेक्ट हो आपका, तो आपको समझना है कि कैसे हो रहा है, क्या, क्यों, कैसे, एक्चुअल कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, राइट। हाय रविंद्र। रविंद्र बाबू आप भी लेट हो, टाइम से आए करो। मेरा यहाँ एम है कि नीट में आप लोगों का सिलेक्शन करवाना है, तो कोऑपरेट करो। आपने देखा है क्लासेस में बिल्कुल मैं टाइम से पहुंचता हूँ, तो ऐसे ही चाहे ऑनलाइन क्लास है तो बिल्कुल टाइम से स्टार्ट होगी क्लास। अच्छा, दूसरा क्या है, कोई भी चीज याद करने के लिए डायग्राम्स और ग्राफ्स को यूज करो। बायोलॉजी में नहीं करते हो, डायग्राम बनाए तो ज्यादा इजी होता है नहीं होता है। अभी भी जब कोई चीज आपको रिवाइज करनी है, कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको रिवाइज करना है, तो ऐसा नहीं कि उस पर निबंध लिख रहे हैं, डायग्राम बनाएंगे, है ना, ग्राफ है, उससे जल्दी याद होता है आपको, शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर याद होता है, हाँ या ना। फिर एक और बात होती है, बच्चों के बहुत सब बच्चों के मेरे पास में मैसेज आ रहे थे कि सर मेरा फ्लूइड वाला टॉपिक नहीं है, कोई कह रहा है मेरा इलेक्ट्रॉनिक छूटा हुआ है, और किसी को कोई मैकेनिक्स का हार्ड लग रहा है। तो एक मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, कुछ तो टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, नहीं होते, कुछ तो टॉपिक होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, सीधा सा फंडा है। अरे यार 100% मार्क्स थोड़ी लाने हैं फिजिक्स में सिलेक्शन के लिए, आते हैं बहुत अच्छी बात है, मना नहीं कर रहे हैं। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शंस हैं, स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं, उन्हीं को एक बार हम स्ट्रॉन्ग करें अभी लास्ट टाइम के अंदर, ऐसे नहीं चिंता कर रहे हैं वो जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो भी गड्ढे में जा रहे हैं। डोंट स्टार्ट द न्यू टॉपिक्स, अभी पहले उसको रिवाइज करो। मैं पूरा कोर्स रिवाइज करवाऊंगा आपको एग्जाम से पहले पहले, यू नीड नॉट वरी, लेकिन जो आपके का स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग करो, सीधी बात है। फिर हमारे एग्जाम की स्ट्रेटेजी है, दो चीजें चाहिए होती है हमें एग्जाम में, स्पीड चाहिए होती है और एक्यूरेसी चाहिए होती है, दो चीजें, स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड खोना नहीं है, फोकस ऑन स्पीड, लेकिन एक्यूरेसी ऐसा नहीं कि बस करे जा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं नहीं यार मैंने 40-45 में तो पूरा अटेंड करके आऊंगा, ऐसा नहीं। एक्यूरेसी भी कोशिश ये करो बच्चों की नेगेटिव नहीं आए। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव आपका आता है बच्चों, जो आपकी नेगेटिव आता है, नेगेटिव, यही आपका सिलेक्शन को रोकता है, यही सिलेक्शन को रोकता है। तो कोशिश करो नेगेटिव नहीं होने चाहिए, एक्यूरेसी इज आल्सो इम्पोर्टेंट।
यू गेटिंग प्रशांत? अब बात आती है अपनी पहले पॉइंट पर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वहां पर आइए, वहां से स्टार्ट करते हैं बात। इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। अब सब बच्चे जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, अभी कुछ नए जुड़े हैं, न्यू मेंबर, से हेलो। अब ध्यान दो, पहले मैंने लास्ट ईयर के पेपर से बात को स्टार्ट करता हूँ। स्क्रीन पर देखो ध्यान से, चैप्टर वाइज वेटेज की बात कर रहे हैं। नीट का जो एग्जाम है आपके बच्चों, उसमें आपने फिजिक्स सेक्शन, मैं तो फिजिक्स लेता हूँ, सबको क्लियर है 25% उसका वेटेज है, 45 क्वेश्चन आने हैं 180 में से। अब लास्ट ईयर जो 2019 में पेपर हुआ था, कौन सा पेपर? 2019 का पेपर। पहले मैं इसकी बात कर, इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने जा रहा हूँ। फिजिक्स में बच्चों, मुझे भी, मेरे से भी कई बार गलती होती है, लेकिन कहना पड़ेगा 2019 में देखो कितना अच्छे से पेपर को सेटल किया था। ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन है फिजिक्स का, 19 का पेपर जो हुआ है। 11th में 49% पार्ट आया है पूरे पेपर में से, और 12th में से 51% आया है। ऑलमोस्ट इक्वल है भाई, 1 यूनिट का अंतर है दोनों में, तो 1% इधर उधर हो गया, कोई इशू नहीं है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहा हूं, इस पर ध्यान देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मैंने क्या कहा, फिजिक्स में पीएचडी नहीं करना है अपने को नीट के लिए, नीट में हमें सिलेक्शन लेना है। ध्यान दीजिए, जो रेड मार्क मैंने कर रखा है, लगभग 35% क्वेश्चन आए, 35% क्वेश्चन आए बच्चों मैकेनिक्स से। 16 क्वेश्चन यानी 64 मार्क्स के क्वेश्चन केवल मैकेनिक्स से थे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी तो हमारी ये हुई मैकेनिक्स। यू नीड नॉट वरी, कुछ बच्चे घबराए हुए रहते हैं, सर मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स यूज हो रहा है या वो, जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, अपने को सिलेक्शन लेना है। सेकंड है बच्चों इलेक्ट्रोडायनामिक्स, 27% है, 27% क्वेश्चन। और तीसरी जो मैंने ग्रीन से यहाँ मार्क कर रखा है, वो है मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वो 11%। एक सबसे अच्छी बात है, याद करो इससे पहले तक कम्युनिकेशन भी एक चैप्टर हुआ करता था, वो आपके सिलेबस में अब नहीं है, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे, अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैकेनिक्स, कभी फिर बार बार मैं कह रहा हूँ पीएचडी नहीं करनी अपने को, तो अब मैं इनको डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इनमें कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे मैकेनिक्स की बात करता हूँ,
35%। तो सबसे पहले हमको मैकेनिक्स को रिवाइज करेंगे। मैं अब इन दोनों में क्या करूंगा, मैकेनिक्स सबसे पहले रिवाइज करवाऊंगा आपको 35%, फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और फिर इसमें चलेगा, और लास्टली फाइनली इनको लेंगे हीट ऑप्टिक्स एंड एसएचएम एंड वेव्स। इज इट? तो चलिए अब मैकेनिक्स पर आ जाइए। स्क्रीन पर देखो, हाँ मैकेनिक्स जो नीट का है बच्चों, अभी हमने क्या देखा कि 35% वेटेज था, और एक चांस की बात है, मैंने लास्ट के 10 साल के पेपर्स, मेरा एक्सपीरियंस है 20 सालों से ज़्यादा का, लेटेस्ट ट्रेंड की बात कर लूँ मैं तो 2019 यानी पिछले साल का जो पेपर है वहां से स्टार्ट करें अपन, और 2010 तक चले जाएं पीछे की तरफ, तो 10 सालों का यदि मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगभग इतना ही है। मतलब अभी हमने क्या देखा, वेरिएशन कितना है, 35% है मैकेनिक्स से क्वेश्चन। तो वेरिएशन क्या जाता है, मोटा मोटा मैं बात करूं 32 से और ऐसे 39% के बीच में चला जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज इतना ही आता है। जो लास्ट ईयर का पेपर था बहुत अच्छे से डिजाइन हुआ था, कोई कमी नहीं थी। तो अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको और इम्पोर्टेंट अपन अच्छे से करेंगे, उनमें मास्टरी करेंगे, कमांड करेंगे। अब मैं एक एक चीज बताता हूँ आपको। पूरा जो मैकेनिक्स है उसको मैंने कुछ पार्ट के अंदर बांट रखा है अपने एक्सपीरियंस से। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मैकेनिक्स, पहला टॉपिक आपको पता है क्या है भाई, यूनिट एंड डायमेंशन। सेकंड, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इनमें भी कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रखते हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो बताने जा रहा हूँ। जैसे अब डे बाय डे मैं लेता जाऊंगा, आज केवल मैं ये डिस्कस करूंगा यूनिट एंड मेजरमेंट आपका, कल फिर मोशन एंड स्ट्रेट लाइन। तो देखो जैसे मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं, जो क्वेश्चन बनते हैं प्रोजेक्टाइल सर्कुलर मोशन से, न्यूटन्स लॉ पूरा का पूरा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, मैकेनिक्स जो है कॉमन फोर्सेस की वो इंपॉर्टेंस रखती है। क्वेश्चन बनते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, एनर्जी इन कॉलिजन से। क्वेश्चन बनते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग से। ये चीज बता रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। और केवल मैकेनिक्स की बात करूं मैं, जो 35% था, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान दीजिएगा। जो हम कह रहे थे 35% इंपॉर्टेंस रखता है मैकेनिक्स का, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बच्चों ये 7th वाला, सबसे ज्यादा वेटेज इसका है। ध्यान देना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डायनेमिक्स ऑफ रोटेशन मोशन। कौन सा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड डायनेमिक्स ऑफ रोटेशन मोशन। ये मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे बनते हैं। चलिए करेंगे डिस्कस। उसके बाद ग्रेविटेशन पूरा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, उसमें दो चीजें ध्यान दीजिए, केपलर्स लॉ है स्मॉल जी वाला, और एक सैटेलाइट वाला पोर्शन है वो इंपॉर्टेंस रखता है। एसएचएम, जनरल एसएचएम, वेव्स में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और उनका सुपरपोजिशन एंड रिफ्लेक्शन। वेव को दो पार्ट में अपन बांटते हैं, स्टेशनरी, बीट्स, डॉपलर इफेक्ट। राहुल परेशानी तो नहीं है? डॉपलर इफेक्ट को डॉपलर इफेक्ट ही कहते हैं हम, बीट स्पंद कहते हैं हिंदी में, स्टैंडिंग वेव, स्थिर तरंगें।
और ये आपका फ्लूइड वाला पोर्शन है, ऑफ कोर्स ये भी मैकेनिक्स में इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायनेमिक्स और रोटेशन मोशन। फ्लूइड में आपको इस पे ध्यान देना है बच्चों, एक तो पास्कल्स लॉ, ये पास्कल्स लॉ, बर्नौलीज प्रिंसिपल, विस्कोसिटी और रेनॉल्ड्स नंबर। मैं रिवाइज करवाऊंगा, बहुत आसान हो जाएगा, यू नीड नॉट वरी। कहानी नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन के माध्यम से आपको रिवाइज करवाऊंगा, उसमें मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी बीच बीच में बताते चलूंगा। तो मेरे साथ रहिए। तो आज अपना स्टार्ट कर रहे हैं हम सबसे पहले मैकेनिक्स का, छोड़ना कुछ नहीं है, रिवाइज सब कुछ करना है मैकेनिक्स का। यूनिट एंड मेजरमेंट। अब यूनिट एंड मेजरमेंट पे आ जाओ। और मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स से बहुत सारे जो बच्चे अभी तक मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में गए हैं, उनके भी मोटिवेशन वीडियोस मेरे पास आए हुए हैं। आज कुछ टेक्निकल इशू था तो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में उनसे मिलवाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंस रखता है उनका, है ना। मोबाइल फोन को क्लास में ले जाते हैं, सॉरी। तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं अपन, लेकिन क्लास भी बिल्कुल सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये देखो, लास्ट 10 इयर्स की मैं यदि बात करता हूँ, तो यूनिट और डायमेंशन के अंदर मैं बात करता हूँ। यूनिट और डायमेंशन हम लोग बोलते हैं, यूनिट का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो ठीक है कि हमें नीट का पेपर देना है, अब नीट एक ज्वाइंट एग्जाम हो गया जिसमें कि बहुत सारे एग्जाम्स मिल गए, नहीं एम्स भी है और बहुत सारे एग्जाम है। एएमयू का अलग होता था पहले, यूपीपीएमटी, एसेट्रा एसेट्रा। तो सारे मैंने मेडिकल एग्जाम ले लिए हैं जो नीट में कंबाइंड हो गए हैं। केवल आपको नीट का नहीं देखना है पेपर, एक और एक गलती करते हैं कुछ बच्चे, कुछ लोग कह देते हैं कि नीट के 10 साल के पेपर सॉल्व कर दो। अरे भाई, नीट नीट तो अब हुआ है और उसने सारे एग्जाम्स को इकट्ठा कर लिया है, तो इस बात पर भी ध्यान देना। सारे एग्जाम्स, तो जो मेन एग्जाम है मेडिकल के, जो मेन एग्जाम है मेडिकल के, उसमें ये फर्स्ट जो यूनिट है बच्चों आपकी, ये जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, इसमें 4 कैटेगरी में क्वेश्चन बनते हैं। यूनिट से, डायमेंशन से, सिग्निफिकेंट फिगर से एंड एरर एंड मेजरमेंट्स। पिछले 10 सालों में सारे मेडिकल एग्जाम जो कि अब नीट में कंबाइन हो गए, यूनिट के 6 क्वेश्चन आए। अब इन चीजों को ध्यान से देखने वाली बात है। डायमेंशंस के 62 क्वेश्चन आए हैं, सोचो, मतलब एवरेज में मान लूं तो एक साल के अंदर सारे मेडिकल एग्जाम जितने भी हुए 6 क्वेश्चन आए हर साल लगभग। भाई 10 का भाग लगाओ इसमें, है कितना आएगा, 6.2 आ गया। अब वो सारे के सारे मिल गए, तो एक तो ये डायमेंशंस को जो हम लेके चलते हैं या नहीं करें, तो मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, जो चीजें हमारी स्ट्रांग है उनको और मजबूत करना, उनको और स्ट्रांग करना है। डायमेंशन से क्वेश्चन देख लीजिए, 62 क्वेश्चंस आए हैं अभी तक पिछले 10 सालों के अंदर, लास्ट ईयर तक का मैं मिला लूं
तो कितना इंपॉर्टेंस लगता है? ये नीट नहीं है, एम्स आ गए, जितने भी मेडिकल एग्जाम है जो नीट के अंदर कंबाइंड हो गए। तो चलो बच्चों, अब ये यूनिट एंड मेजरमेंट को कवर कर लेते हैं अपन। इट्स ओके। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, इस यूनिट है, क्वेश्चन तो इससे भी बनते हैं, कैसे बनते हैं उसको देखने जा रहे हैं अपन, और कैसे सॉल्व करना है वो टिप्स भी मैं साथ ही साथ देते चलूंगा। अब स्क्रीन को देखो जरा ध्यान से। स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, सारे बच्चे कोऑपरेट करेंगे। ऑनलाइन क्लास चल रही है तो उसका मतलब ये नहीं लेके चलेंगे बच्चों कि बस हाथ बांध के बैठ गए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे। और मैं साथ ही साथ पक्का कराऊंगा यही किए हैं। ठीक है प्रशांत, संदीप, तो सबसे पहले यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले टेक्निक लिखा मैंने यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। यूनिट से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो करना क्या है, चाहे यूनिट हो चाहे डायमेंशन, एक ही टिप है इसके लिए, एक ही ट्रिक है इसके लिए। एक ही टिप, एक ही ट्रिक है। इकाई में विमान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसके लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल फॉर्मूला सोचना है, एक सिंपल फॉर्मूला सोचना है। ठीक है, जैसे अब कैसे फॉर्मूला सोचेंगे और किस तरीके से। एक क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर आपको नजर आ रहा है, लास्ट ईयर आया था नीट में 2019 में। ध्यान से देखो, क्वेश्चन ये है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज उष्मीय चालकता की इकाई है। अब क्या करें, तो मैंने क्या कहा, एक फॉर्मूला खोजना है आपको। फॉर्मूला याद करो, चालकता वाले चैप्टर के अंदर ऊष्मा का जो फ्लो होता है, फॉर्मूला याद आ रहा है कि चालकता कहलाती है कि ये ताप में अंतर होता है, θ1 माइनस θ2, ये टाइम होता है और ये लेंथ होती है। ये फॉर्मूला ध्यान आना चाहिए, रट के कुछ नहीं जाना है। कुछ बच्चे सोचते हैं इकाई बीमा है, रट के चले जाओ, रटने से काम नहीं चलता है। तो अब अपने को क्या करना है, देखिए ये तो सोचा अपन ने फॉर्मूला, जो मैंने अभी अभी टिप दिया आपको, ये फॉर्मूला सबसे पहले तो फॉर्मूला लेकर आएंगे और एक सिंपल फॉर्मूला लेकर आएंगे अपने सामने। अब अपने को थर्मल कंडक्टिविटी की चाहिए, उसमें चालकता ये के, तो जिसकी चाहिए उसको इस फॉर्मूले से अलग करेंगे। कैसे अलग करेंगे देखिए, के को अलग किया अपन ने, क्यू एल, एल ऊपर चला गया, ए, इसको डेल्टा थीटा कहते हैं अपन, टेम्परेचर, और टी फॉर टाइम, ये हो गया। ठीक है, अब ऊष्मा हो, ऊर्जा हो, क्यू जूल होती है, इकाई की बात चल रही है, लास्ट एरिया आया था क्वेश्चन। एल का मतलब लेंथ, लंबाई, क्या बोलोगे मीटर, ए फॉर एरिया मीटर स्क्वायर, डेल्टा थीटा ये टेम्परेचर, ताप, क्या बोलोगे केल्विन, केल्विन, केल्विन के लिए के कह दिया हमने, और टी फॉर टाइम सेकेंड। आया ना, हमारी नजर टारगेट पे होनी चाहिए, लक्ष्य की तरफ।
कि हमारे पास में जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो उनको मिलाने हैं। ऑप्शंस में देखिए जूल वगैरह भी है, वॉट भी है हमारे पास में। अब जैसे थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन की तरफ जाओगे तो ये सेकंड नहीं नजर आ रहा है। जूल पर सेकंड क्या होता है? जूल पर सेकंड क्या होता है? वॉट। जूल पर सेकंड वॉट होता है। 1 मीटर से 1 मीटर काट दें हम, तो नीचे मीटर है और नीचे है के आपका। जूल पर सेकंड वॉट हो गया, मीटर इनवर्स और के इनवर्स, ऐसा हो गया ना, ये मीटर इनवर्स और के इनवर्स। ठीक बात है। तो कौन सा हो गया भैया? सेकंड। चेक करो, जूल पर सेकंड, केल्विन इनवर्स, मीटर इनवर्स। तो बस इजीली कर लिया, रिलैक्स रहिए। क्या टिप था इसके अंदर कि केवल एक फॉर्मूला सोचेगा, है ना। अब जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, इंग्लिश में डैम्पिंग फोर्स ऑफ एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। द यूनिट्स ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर, हिंदी में दोलक पर मंदक बल वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। एआईपीएमटी कहते थे पहले नीट को, उसका क्वेश्चन है। तो अनुक्रमानुपाती नियतांक की इकाई क्या होगी? क्या कह रहे हैं ये कि एक फोर्स है आपके पास, एक फोर्स है जिसको डैम्पिंग फोर्स कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। क्वेश्चन में काफी कुछ छुपा हुआ रहता है, लिख दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के कहते हैं, ठीक है। अब आपको के की चाहिए, क्या कर सकते हैं अपन? एफ बाई बी। फोर्स। अब हमारा ध्यान, मैंने क्या कहा, बार बार टारगेट की तरफ होना चाहिए, लक्ष्य की तरफ होना चाहिए कि हमें सिलेक्शन तो इसमें से करना है, ऑप्शन में से। फोर्स की हम न्यूटन लिख सकते हैं, लेकिन न्यूटन यहाँ है ही नहीं। तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, नहीं होता है? एम ए, ठीक है। कई बार डायमेंशन लिखने से भी हमारा काम हो जाता है, जैसे डायमेंशन से करना चाहें, फोर्स का डायमेंशन सबको पता ही होता है, होता नहीं होता है? ये देखो डायमेंशनली है, केजी मीटर सेकंड, केजी मीटर सेकंड, इनमें है सारा का सारा काम। वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? एल टी माइनस वन, हाँ या ना? अब जो कटता है उसको काट दो, एल से एल कैंसिल हो गया, एक टी माइनस वन काटेंगे तो टी माइनस वन ऊपर बच गया, तो क्या बच गया बच्चों में? एम टी माइनस वन, हाँ या ना? एम का मतलब क्या है? केजी, अब यूनिट में कन्वर्ट कर लें। टी का मतलब सेकंड, तो कौन सा हुआ? ये क्लियर हुआ यूनिट को कैसे टेकल करना। इसे क्वेश्चन कीजिएगा, और कोई इश्यू आता है, अभी क्लास चल रही है तो मेरे को कभी भी आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, फोटो खींच के भेज दिया करो। ये व्हाट्सएप नंबर मेरा होगा आपके पास में। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक यूनिट था जिसमें से क्वेश्चन बनते थे, ये मैंने बताया था अभी आपको। सेकंड बनता है डायमेंशन पर, जो मैंने बताया ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, डायमेंशन। जैसे बताया था 62 क्वेश्चन आए लास्ट 10 इयर्स के अंदर, कितने आए हैं? 62 क्वेश्चंस, है ना। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर, जैसे जिप में एक अच्छा खासा एग्जाम होता है, मेडिकल का एग्जाम है, तो नीट में ऐसा नहीं है नीट के क्वेश्चन कर लिए तो काम हो गया, नहीं, चारों तरफ ध्यान देना है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है मेडिकल का। क्वेश्चन पे आइए,
द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज। अब इसका टिप्स एंड ट्रिक क्या है वो मैंने पहले बताया आपको कैसे करना है इसके लिए, कि फिर से कोई फॉर्मूले से ही करेंगे, रटना नहीं है, फॉर्मूला याद करना है, कोई सूत्र याद करना है कोई। डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज। अब चुंबकीय क्षेत्र की विमा होगी बी। बी अच्छा, फॉर्मूला भी मैंने एक लाइन लिखी थी आपको याद है तो, सिंपल फॉर्मूला। अरे पता नहीं बी तो कितने सारे फॉर्मूले में आता है, हार्ड नहीं सोचना आपको, ठीक है। जैसे देखो एक इजी फॉर्मूला F इक्वल टू क्यू वी बी, याद आ रहा है? यस। हाँ मेरा बर्थडे है, याद आ गया तुम्हारे को, थैंक यू वेरी मच। देखो बर्थडे वाले दिन पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे को, मैं चाहता हूँ तुम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक्स फॉर बर्थडे विशेस। कहाँ से पता लग गया तुम्हारे को? तो इसका मतलब फेसबुक वगैरह भी देख रहे हो? अब एक सिंपल फॉर्मूला खोजो। देखो भाई, हमेशा मैंने क्या कहा, टारगेट की तरफ ध्यान रखो भाई, पहुंच जाना कहा है तुम्हारे को, इस पे ध्यान दो। गुलाम गुलाम कुछ आ रहा है, सी का मतलब यहाँ क्या है, गुलाम है ये। सी का मतलब क्या है, गुलाम है ये, है ना। उसको लेके आओ यार, एफ के कई फॉर्मूले होते हैं, आई एल बी होता है नहीं, आई एल बी। और गुलाम वाला लाओ ना, फिर अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा बेकार में। क्यू बी बी है ना, इसमें गुलाम गुलाम आ जाएगा आपका। अब अपने को किसका चाहिए, बी का। चलो करो आप लोग। अब ध्यान दो, देखो इसमें विमा से कर लें तो ज्यादा फायदेमंद होगा, है ना। बल्कि विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस टू कूलम, सी वेग वेलोसिटी एल टी माइनस वन। अभी वो कैंसिल कर ले अपन, एल से एल कैंसिल हो गया, एक टी माइनस वन कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो टी माइनस वन बच जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बच रहा है बच्चों, एम एल 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 कोई बच रहा है भाई, एल तो नहीं बच रहा अपने पास में, टी माइनस वन ऊपर ही है, और सी ऊपर जाएगा और सी माइनस वन बचेगा। तो कौन सा आंसर हो गया, फोर्थ वन आया ना, ठीक बात है। तो इस तरीके से अब ये क्लास अपना टिप्स एंड ट्रिक्स और रिवीजन करवा रहे हैं साथ में आपको, जिससे कि सिलेक्शन हो सके आप लोगों का। तो जैसे मैंने शुरू में बताया था, किस किस पे क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में, यूनिट पर डायमेंशन पर, फिर एक थोड़े से क्वेश्चन, देखो 10 सालों में केवल 4 क्वेश्चन बने, लेकिन बनते तो हैं। सिग्निफिकेंट फिगर पर, सार्थक अंक जिसको कहते हैं, हाँ ये एरर वगैरह पे भी बन जाते हैं क्वेश्चन। तो अभी अपने यूनिट एंड डायमेंशन थोड़ा सा डिस्कस किया, अब मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर। क्वेश्चन कैसे बनते हैं पहले उस पर चले जाते हैं, फिर बात करते हैं हम थियरी पर। जितने एक अच्छा खासा एग्जाम बच्चों, क्वेश्चन क्या आया है, नंबर ऑफ, क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर 0.006702 0.006702 में सार्थक अंकों की संख्या होगी।
तो सबसे पहले तो देखिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। देखिए एक से कम वाला जो भी अंक होता है तो ये नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब जो शून्य नहीं है, इससे पहले कि ये जीरो काउंट नहीं होते हैं। तो बताओ कितने कहलाएंगे, 1 2 3 4, यहां से काउंट करो 1 2, और दो शून्य अंकों के बीच में जीरो आता है, ये भी काउंट होता है, तीसरा, और ये भी काउंट होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 है ना। और लो ऐसे ये वाला आप खुद करके बताओ, अभी जो था यूपीसी पीएमटी, अब नीट के साथ जो होता है एडमिशन नंबर, वैसा ही क्वेश्चन है। अब ट्रिक क्या है इसके अंदर, टिप्स क्या है, एक से कम है कि नहीं, क्योंकि 0 पॉइंट कह रहे हैं अपन, है ना। तो ये 0 काउंट होंगे क्या बताओ, ये वाले 0 ये काउंट होंगे क्या, नहीं होंगे। तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, और क्या बोलेंगे अपन, 4, समझ में। और देखो अब ये थोड़ा सा एएमयू का अच्छा खासा एग्जाम होता था, अब नीट से होने लगा है, ध्यान दीजिए। Which of the following is the highest number of significant figure, किसमें अधिकतम सार्थक अंक है, संख्या, सार्थक अंकों की संख्या। अब देखो इसको समझना जरा। अच्छा बताओ फर्स्ट में कितने हैं, इसमें कितने हैं, केवल ये काउंट होगा, एक, कितना कहलाएगा, एक, ठीक बात है। और जब भी हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में इसका जो रिजल्ट आएगा उसको मिनिमम नंबर ऑफ सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो बोलो इन दोनों में न्यूनतम किसमें है, 2.64 में है, या इसके अंदर इसमें कितने, 3 है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट में कितने आने हैं, 3 आने। गुणा नहीं करना है, बैठ के अपन गुणा करने लगते हैं, समझ रहे हैं बात को। अब इसमें आ जाओ, अभी ये अपन ने डिस्कस किया था, इसमें कितने कहलाएंगे, 4। अच्छा इसमें ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट ये डेसिमल के बाद जो 0 आते हैं, ध्यान देना, सारे काउंटेबल होते हैं। डेसिमल के बाद जो 0 आते हैं सारे काउंटेबल हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपके कहलाएंगे 1 2 3 4 5। जैसे ये बच्चों, ये अगर ये ऐसा होता, ये ध्यान देना, इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो ये काउंट नहीं करता। लेकिन अगर डेसिमल वाला और उसमें ये 0 आ रहे हैं तो काउंटेबल हैं, और उसमें ये 0 आ रहे हैं तो काउंटेबल हैं, तो इसमें कितने कहलाएंगे, 5। और आपका आंसर क्या कहलाएगा, डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही। अब आज की क्लास का लास्ट टॉपिक और है, ये और अपन डिस्कस कर लें, एरर मेजरमेंट। एरर सिंपल टिप बताएंगे इसके अंदर कैसे क्वेश्चन करना है आपको। एरर का मतलब होता है, त्रुटि कहते हैं हिंदी में अपन इसको, त्रुटि। है ना, त्रुटि होती है मापित मान माइनस सत्य मान, तो अंतर, ठीक है। ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं आपके कुछ ऐसे आते हैं जैसे लास्ट ईयर आया था नीट के अंदर, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। एक प्रयोग में त्रुटि का प्रतिशत ए बी सी डी में, ए में 1% है, बी में बच्चों 2% है, सी में 3% है, और डी में है 4%। तो फिर एक्स में अधिकतम जो त्रुटि होगी वो बताना है, और एक्स ये है आपका फॉर्मूला। मैंने एक सिंपल तरीका बता रखा है, दोबारा से बता देते हैं अपन को। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सिंपली आप करिए, कैसे करेंगे, ध्यान दो, बस ऐसा लिखो, एक्स में प्रतिशत त्रुटि
बराबर ए स्क्वायर, घात है उसको आगे ले लो, 2 इंटू ए में परसेंटेज एरर प्लस पावर आगे ले लो, बी में परसेंटेज एरर। समझ रही बात? और बच्चों एक चीज का और ध्यान रखना अपने को, चाहे नीचे है ये सी और डी, चाहे मल्टीप्लाई में होता है, इंपॉर्टेंट बात रखती है मैक्सिमम। जब भी हम अधिकतम त्रुटि निकालते हैं, अधिकतम त्रुटि निकालते हैं तो हमेशा ऐड किया जाता है। किसी प्रयोग में त्रुटि बढ़ती चली जाती है। एक कोई गलती कर दी, दूसरी गलती पहली गलती को थोड़ी कम करेगी, ज्यादा ही करेगा ना। तो आपको क्या करने का है, उनको ऐड करते हुए जाना है। तीसरा क्या है, देखो सी की पावर कितनी है, 1/3। तो बच्चों क्या कहेंगे, प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाई सी में प्रतिशत त्रुटि। और लास्ट है आपका डी, उसको प्लस करना आपको 3 दी पावर डी में प्रतिशत त्रुटि। क्या करेंगे, अब इसको वैल्यू रख दो, सारी दे रखी है आपको, सीक्वेंस में बोलेंगे नहीं एबीसीडी में 1 2 3 4, तो अपन मान रख देते हैं इसमें। तो देखो ए में कितना है 1, तो 2 इंटू 1, फिर कितना है 2, ये कितना था बच्चों 3, और ये कितना था 4। सॉल्व कर ले, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 2 1 1, और बच्चों कितना हो गया 12 12, ये कितना हो गया 4, तो कितना हो गया आंसर 16। ये समझ में आया सबको कैसे किया है इसको? अच्छा, इनके क्वेश्चन निकालते रहो, कोई डाउट है मेरे से पूछना। अब नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड